हेलो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्शन की जो कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी चला रहे हैं, भले ही वो एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर कोई बिग कॉर्पोरेट हो, 22% का कंसेशनल टैक्स रेट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं सेक्शन 115 BAA की बात कर रही हूँ। लेट्स डिस्कस दिस सेक्शन इन डिटेल। ये सेक्शन 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। यह एक ऑप्शनल कंसेशनल टैक्स रिजीम है फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, जहां पर कंपनीज अपना टैक्स जो है वो 22% के हिसाब से कैलकुलेट करती है। बट वेट, इसमें बहुत सारे कैचेस है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं तो इस सेक्शन में कोई भी टर्नओवर लिमिट नहीं है, कोई एक्टिविटी कमेंस करने की डेट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करने की डेट नहीं है। दैट मीन्स कोई भी डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन को बहुत आराम से चूज कर सकती है। अब हम जानते हैं, अगर हम सेक्शन 115 BAA को चूज कर रहे हैं तो इफेक्टिव रेट क्या रहेगा। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसका नॉर्मल इनकम है, मतलब उसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी सर्विस एंटिटी है या फिर कोई कॉर्पोरेट है, कुछ भी है, उसका अलग अलग तरीके से कंसल्टेंसी बिजनेस से जो भी उसकी इनकम आ रही है, दैट वन। एंड कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो कि स्पेशल रेट की इनकम होगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है अंडर सेक्शन 111A, या फिर उसके अलावा आपकी कैजुअल इनकम हो सकती है, कुछ भी स्पेशल रेट की इनकम हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है तो मैंने क्या मेंशन किया है, आपका टैक्स रेट क्या रहेगा अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है। तो जो भी आपकी अदर देन स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट रहेगा 22%। बट देयर इज अ कैच, आपको ऐड करना पड़ेगा 10% मैंडेटरी सरचार्ज। वो 10% आप इसके अंदर ऐड करेंगे, देन आप उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 4%, जिससे कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168% हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर आपकी कुछ ऐसी भी इनकम है जो कि स्पेशल रेट वाली इनकम है, तो स्पेशल रेट की इनकम पे आपका स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर आपको कोई कैजुअल इनकम है, लॉटरी वगैरह से कोई विनिंग्स की इनकम है, देन उस पर 30% टैक्स रेट लगेगा, प्लस उसमें सरचार्ज लगेगा आपका 10% मैंडेटरी, प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। इस तरीके से आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज डिडक्शंस नॉट अलाउड। अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाते हैं जहां पे आप 30% टैक्स पे करते हैं एज अ डोमेस्टिक कंपनी, मैं एक बात और बता दूं, ये पूरा सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आप फॉरेन कंपनीज की बात करेंगे तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो बात आती है कि कौन कौन से डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं। अगर आप सेक्शन 115 BAA का यूज कर रहे हैं, आप उसको चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिडक्शंस को फॉरगो करना होगा। अब हम जानते हैं एक एक करके कि आपको कौन कौन से डिडक्शंस को फॉरगो करना होगा। डिडक्शन नंबर 1, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक ऐसी डोमेस्टिक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इन्वॉल्व है, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20% का। देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2A में दे रखी है। अब पॉइंट आता है, अगर आप इस सेक्शन को ऑप्ट करते हैं देन आपको उस एडिशनल डेप्रिसिएशन को भूलना पड़ेगा, आपको वो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 35AD, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेसेस की बात करता है। वहां पे लगभग 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस की लिस्ट है। अगर आप उसमें से कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, मैं अभी आपको कुछ के नाम बताऊंगी, तो अगर आप कोई भी उसमें से स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। अब वो डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप 115 BAA सेक्शन को चूज करते हैं। हम एक बार नाम जान लेते हैं उन पर्टिकुलर, मैं 4-5 के नाम बता देती हूँ। वैसे ही सिमिलर वहाँ पे 14 बिजनेसेस हैं, हम 4-5 के नाम देख लेते हैं। जैसे कि आप कोल्ड चेन स्टोरेजेस चला रहे हैं,
या फिर आप हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आप हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, या फिर आप एक होटल चला रहे हैं जो 2 स्टार या अबव कैटेगरी का है, या फिर आप इंडिया में फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसे देयर आर सेवरल 14 बिजनेसेस। अगर आप इसमें से कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है 35 AD का, बट 35 AD का आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू हैव ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAA। अब हम आगे चलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। 35 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का ऐसा है जो कि साइंटिफिक रिसर्च की, सोशल रिसर्च की या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात करता है। अब अगर आप इन क्लॉजेस में फॉल करते हैं, सेक्शन 35(1)(2) क्लॉज नंबर 2, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2A, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA, अगर आप इसमें से किसी भी सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं तो आपको कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं। बट अगर आप सेक्शन 115 BAA को चूज करते हैं तो आपको उन डिडक्शंस को भी फॉरगो करना होगा। अब इन सेक्शंस का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आप डोनेशन देते हैं किसी ऐसे अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जो कि साइंटिफिक, सोशल या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर आप डोनेशन देते हैं IIT को, नेशनल लेबोरेटरी को, या फिर कोई ऐसी इंडियन कंपनी को जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, बट ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च ओनली, देन इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। अब वो जो डिडक्शंस आपको मिल रही है, अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है SEZ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA एक ऐसा सेक्शन है जो कि ऐसी यूनिट्स को प्रोवाइड करता है डिडक्शन जो कि SEZ वाले एरिया में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है। अगर आप एक ऐसी डोमेस्टिक कंपनी है जो कि SEZ में लोकेटेड है, आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल, थिंग का या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको SEZ में 15 ईयर्स में कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं, तो वो भी आपको अलाउड नहीं होगी अगर आप सेक्शन 115 BAA को यूज करते हैं। अगला सेक्शन 33AB, दैट इज टी, कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अभी देखते हैं ये क्या होता है। अगला सेक्शन 33ABA, दैट इज साइट रिस्टोरेशन फंड। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? अगर आप इंडिया में टी, कॉफी या रबर को डेवलप करते हैं तो आपको सेक्शन 33AB का डिडक्शन मिलता है, बट उसकी एक छोटी सी शर्त होती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 33ABA। ये सेक्शन क्या बोलता है? अगर आप इंडिया में पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस का प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन अवेल करवाया जाता है। बट अगर आप ये सेक्शन को अवेल कर रहे हैं, सेक्शन 115 BAA को अवेल कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 33AB या फिर ABA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 35CCC या फिर 35CCD। अगर आप इंडिया में खर्चा करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको सेक्शन 35CCC या फिर CCD का डिडक्शन मिलता है। सेम अगर आप सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट करते हैं तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अगला बहुत इंटरेस्टिंग, आपको चैप्टर 6A में दिए जितनी भी डिडक्शंस है वो अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी, बट कुछ अलाउ की होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 ATJJAA। ये क्या डिडक्शन है? दिस डिडक्शन इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। अगर हम बात करते हैं ATM की, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर अ यूनिट विच इज लोकेटेड इन IFSC, दैट इज गिफ्ट सिटी, जो गुजरात में बनी है। IFSC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर वहां पे अगर आपको यूनिट हो जो कि बनी है, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात है, वहां पर आप अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं ATLA की, देन आपको ATLA का भी डिडक्शन अवेल करवाया जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है। नोट क्या कहता है? ऊपर दिए हुए जितने भी डिडक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं या फिर कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वो चीजें आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या फिर कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो आपके सेट ऑफ हो चुके हैं और उनको फ्यूचर ईयर्स में ले जाया नहीं जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मैट इम्प्लीकेशंस फॉर कंपनीज ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAA। मैट का मतलब क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्सेस, जो कंपनीज के लिए अवेलेबल होता है अंडर सेक्शन 115 JB। अगर आप सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट करते हैं तो आप पे मैट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर पुराना कोई मैट क्रेडिट आपका पड़ा है
तो वो आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि अगर आपका कोई पुराना मैट क्रेडिट चलता हुआ आ रहा है, पहले आप उनको सेट ऑफ कर लो, उसके बाद ही आप इस सेक्शन को अवेल करना। अगर आपने वो सेट ऑफ नहीं किया और आपने सेक्शन को अवेल कर लिया तो फिर जो भी पुराना आपका मैट क्रेडिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन। अगर आप सेक्शन 115 BAA को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, आपको एक फॉर्म भरना होगा 10 IC ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी के पैन नंबर से आप इनकम टैक्स प्रोफाइल पे एंटर करेंगे एंड देन आप क्या करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे 10 IC। अब ये फॉर्म आपको भरना कब तक है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) एक ऐसा सेक्शन है जो कि बताता है इनकम टैक्स एक्ट में आपको कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देनी है। अभी मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की। कंपनीज के केस में इफ यू आर अ कंपनी जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लग रहे हैं तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहती है 31 अक्टूबर। बट अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग रहती है 30 नवंबर। तो आपको तब तक ये फॉर्म 10 IC फिल कर देना है। अब एक और बात, अगर आपने एक बार इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया तो इट इज इरिवोकेबल, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं। हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी सेक्शन से रिलेटेड कि आपको कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको इस सेक्शन को कैसे ऑप्ट करना है। अगर आपने कोई भी कंडीशन को आप फेल हो गए मीट करने से या फिर आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो उसके अंजाम क्या होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, जिस साल में आपने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की उस साल में आप इस सेक्शन से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। और अगर आप एक बार इस सेक्शन से आउट हो गए देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप वापस से सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। देन फिर आपको नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अब हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 115 BAA के अंदर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 करोड़ रुपीस। अभी हमने क्या देखा था कि आपको 22% के हिसाब से रेट लगाना होता है। तो 5 करोड़ का 22% कितना आ गया, 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। देन उस पर सरचार्ज ऐड होता है। सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर ऐड होता है तो 10% जो सरचार्ज लगेगा, जो आपके ऊपर टैक्स आया है 1 करोड़ 10 लाख रुपीस, उसके ऊपर लगेगा 10%। तो मेरा कितना आ गया, 11 लाख रुपया। अब मैंने इनको ऐड किया देन आई रीच टू अ कंक्लूजन दैट हमारा बनता है 1 करोड़ 21 लाख रुपीस। इसके अंदर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, वो मेरा कितना बनता है 4,84,000 रुपीज, जिससे मेरा टोटल टैक्स निकल के आता है 1 करोड़ 25,84,000। ये कैसे आया, 1 करोड़ 21,000 प्लस 4,84,000, जिसके हिसाब से मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट निकल के आ रहा है 25.168%, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप सीधा 5 करोड़ का 25.168% भी निकालेंगे देन ऑल्सो यू रीच टू अ कंक्लूजन के टोटल टैक्स कितना बनता है 1 करोड़ 25,84,000 रुपीज। सो ये कुछ बातें थी सेक्शन 115 BAA से रिलेटेड। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि कंपनीज करती हैं इस सेक्शन को अवेल करते समय। पॉइंट नंबर 1, वो ये ध्यान ही नहीं रखती हैं कि वो SEZ एरिया में लोकेटेड एक यूनिट है और उसके पास डिडक्शन लेने के लिए अभी ईयर्स बचे हैं, तो आपको इस सेक्शन में क्यों ही आना है। पॉइंट नंबर 2, आपके पास इतने मल्टीपल डिडक्शंस हैं, जो हमने अभी डिडक्शंस की बात की जो तो फॉरगो करने हैं। अगर आपके पास इतने मल्टीपल डिडक्शंस हैं जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी टैक्स कम होता है तो आपको इस सेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कंपनीज टाइम पे फॉर्म 10 IC भरना भूल जाते हैं। अगर आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग फॉर्म फाइल नहीं किया देन यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसका रिजल्ट क्या होता है, टैक्स सेविंग करने की बजाय आपको ज्यादा ही टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो अगर आपकी कंपनी के पास लेस डिडक्शंस है और आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो दिस सेक्शन इज फॉर यू। बट फिर भी हर कंपनी अलग होती है, तो बिफोर स्विचिंग टू दिस सेक्शन आपको एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस नॉर्मल रिजीम और एज पर दिस सेक्शन करके देख लेना चाहिए, देन ओनली यू हैव टू स्विच टू पर्टिकुलर दिस सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सिंप्लीफाइड वे में बहुत सारी और भी बातों को सीखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू गिव इट अ थम्स अप, मतलब लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी सेक्शन 115 BAA के बारे में जानना चाहते हैं। और आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू एंड गिव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।